महान बुजुर्ग जो कुछ देख रहे थे उससे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये वो मंच था जहां भाला चलाने वाला हर साधक पहुंचने की लालसा रखता था, और वे सभी भाले के इरादे को समझने के द्वार पर अटक गए थे। और तलवारों के साधकों के लिए भी यही स्थिति थी। लेकिन स्वर्ग के केवल कुछ भाग्यशाली बच्चे ही हथियारों के इरादे को समझने में सक्षम थे। उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन यहां एक गोलेम था जो अभी तक टियर 3 क्षेत्र में भी नहीं था और पहले से ही समझ गया था कि बहुत सारे बूढ़े लोग क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वे अपनी शक्तियों में और सुधार कर सकते थे। एलेक्स को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन ग्रैंड एल्डर को स्पीयर इंटेंट चिल्लाते हुए सुनकर उसे एहसास हुआ कि लीजन के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात थी। एलेक, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे राज खोल दूंगा। इसकी चिंता मत करो। क्या तुम भाग्य की देवी के साथ डेटिंग कर रहे हो? बड़े बुजुर्ग ने उलझन में पूछा। वो समझ नहीं पा रहा है कि एलेक्स इतना भाग्यशाली और धन्य क्यों लगता है। केवल उसके पास ही एक टियर 2 गोलेम था जो टियर 3 जादूगर से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था, और उसे सौभाग्य से एक पूर्व से टियर 3 पीक स्पिरिट कवच भी मिला था, जिसने अभी अभी अपने कौशल में सफलता हासिल की थी। और ग्रैंड एल्डर अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, और उसने अभी तक पूछताछ भी पूरी नहीं की है, और वो पहले ही एलेक्स के साथ एक और भाग्यशाली मुठभेड़ में ठोकर खा चुका था, क्योंकि उसका एक गोलेम भाले के इरादे को समझ रहा था और उसे लगने लगा था कि भाले के तरीके को सीखने वाले अधिकांश बूढ़े लोग शर्मिंदगी में गोलेम के शरीर की खाल उतारने में संकोच नहीं करेंगे। क्या कोई नश्वर वास्तव में किसी देवी के साथ डेट कर सकता है? एलेक्स ने पूछा, लेकिन बड़े बुजुर्ग अब उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो गोलेम को घूर रहे थे जो अब उन्हें तीखेपन का एहसास दे रहा था। ये एक तीखी तलवार को देखने जैसा था जिसे उस म्यान से बाहर निकाला गया था, जिसका उपयोग अपनी घातक आभा को लपेटने के लिए किया गया था। लीजन बॉडी के चारों ओर की सफेद रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन न केवल गॉर्डन के कबीले के लोग उस तीखे भाले की रोशनी देख सकते थे, बल्कि अन्य परिवारों के विशेषज्ञ भी उस तीखे भाले की तीव्रता को महसूस कर सकते थे जो आकाश की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जिन विशेषज्ञों ने ऊर्जा का उभार महसूस किया, उनमें से अधिकांश सिटी हॉल से आए थे। जिस क्षण भाले की रोशनी आसमान को चीरती हुई आई, उन सभी ने अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके पता लगाया कि भाले की रोशनी कहां से आ रही है, और उन्होंने देखा कि ये गॉर्डन परिवार से आ रही थी। और उनमें से कुछ के चेहरे के भाव बदल गए, कुछ आश्चर्यचकित थे, कुछ इस बात से नाराज थे कि गॉर्डन परिवार में एक और महान कुलीन वर्ग था, जबकि वे अभी भी ईर्ष्या से इस तथ्य को दबाए रखने की कोशिश कर रहे थे कि वे पिछले रक्त चंद्रमा युद्ध में सबसे बड़े विजेता थे। अरे गॉर्डन, तुमने हमें अपने चौथे भाई के वापस आने के बारे में कभी नहीं बताया। बैठक में मौजूद एक कुलपति ने अप्रत्यक्ष रूप से पूछा, क्योंकि वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या भाले के इरादे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वास्तव में गॉर्डन कबीले का चौथा बुजुर्ग था। और यहां तक कि शहर के लॉर्ड ने भी गॉर्डन के कुलपति की ओर उत्तर की उम्मीद से देखा। लेकिन गॉर्डन परिवार के मुखिया भी उन सभी की तरह आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो वास्तव में ये नहीं बता सकते थे कि भाले का वो प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन था जो भाले के इरादे को समझने में सक्षम था। लेकिन वह जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो वे कभी भी उन पर विश्वास नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि वह अपने कबीले के एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह जानता था कि चौथा बुजुर्ग अभी भी वापस नहीं आया है, क्योंकि वह जंगल में प्रशिक्षण ले रहा था। नहीं, वह मेरा चौथा भाई नहीं था। हो सकता है कोई और हो, गॉर्डन के पितामह ने कहा। आपके परिवार में चौथे एल्डर के अलावा अन्य भालाधारी अभिजात वर्ग कब से हैं? मैंने सोचा था कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो भालों का दीवाना था, और इसीलिए वह कभी गोलेम पथ पर नहीं आया, क्योंकि वह भाला तकनीक के शिखर तक पहुंचना चाहता था। बेली लैंस ने पूछा, जॉर्ज गॉर्डन्स, या ये युवा पीढ़ी का कोई और व्यक्ति है? शायद उसका बेटा। मैंने भोज में उसके वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में सुना था।
उसके लिए मेरी बेटी को हराना कोई आसान काम नहीं है, डार्क ब्लिस के कुलपति ने कहा। नहीं, वो तलवार का उपयोग करता है। ये वो नहीं हो सकता, कुलपति ने घबराहट में कहा। इससे पहले कि कुलपति के अधिकांश लोग हंस पड़े जब उन्होंने सुना कि एक महान भाला चलाने वाले का बेटा, जो भाले के तरीके से इतना प्यार करता था कि उसने कभी अपने परिवार के तरीकों का पालन नहीं किया, और जब वो जंगल में गया तो उसने कहा कि वह एक तलवार का उपयोग करता है। ट्रेन का एक बच्चा था जो उसी नियम का पालन नहीं करता था। तथ्य यह है कि एक महान भालाधारी बेटा तलवार का उपयोग करता है। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे वे सभी देखना चाहते थे जब वो वापस आता था, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि क्या वो अपने बेटों के रास्ते के लिए अपने भाइयों को दोषी ठहराएगा, और वे सभी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब चौथा बड़ा वापस आता था। चाहे माफ करना, मैंने पूछा, लेकिन आपको क्या लगता है कि वह पागल आदमी ये कैसे लेगा कि उसका बेटा तलवार के रास्ते पर चल रहा है? आपको ज्यादातर लोगों को पता होना चाहिए कि वो भाला कला के प्रति कितना जुनूनी है, डार्क ब्लिस कबीले के मुखिया ने कहा। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं जो जानना चाहता हूं वो ये है कि यदि वो नहीं है तो वो व्यक्ति कौन है जो इसके लिए जिम्मेदार है? बेली ने लुप्त होती भाले की रोशनी की ओर इशारा करते हुए पूछा। खैर, ये तो मुझे खुद ही पता लगाना है। अब क्यों ना हम बैठक जारी रखें, गॉर्डन के पितामह ने तेजी से कहा। उसे ये बुरा लग रहा था कि इसका एलेक्स से कुछ लेना देना है। आखिरकार एलेक्स गॉर्डन परिवार में एकमात्र व्यक्ति था जो भाला चलाता था, और यही कारण था कि वह बातचीत को वापस उसी विषय पर मोड़ने की कोशिश कर रहा था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। इससे पहले कि कोई एलेक्स के बारे में सोचे, आखिरकार उसकी पहले से ही एक प्रतिष्ठा थी। अब इस बारे में बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मैं केवल ये चाहता हूं कि 5 परिवार अगले रक्त चंद्रमा में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से आगे आएं, और उन रणनीतियों के साथ जिन्हें हम सभी ने गॉर्डन परिवार के लड़के को उनके खिलाफ इस्तेमाल करते देखा है। हमें विश्वास है कि हम कम से कम उन नए गॉब्लिन गिरोह के खिलाफ बचाव करने में सक्षम होंगे जो वे हमारे पीछे भेजेंगे, और हम अन्य शहरों के कुलों और परिवारों के साथ एक समझौते पर आए हैं जो हमारे साथ विलय करेंगे। वे भी रक्षा में मदद करने के लिए प्रत्येक में लगभग 5 कुलों को भेजेंगे, और मुझे पता है कि इस तरह की लाइनअप के साथ हम गॉब्लिन को अचानक पकड़ने में सक्षम होंगे। वास्तव में हम एक और बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, जिससे हमें लगातार दूसरी बार जीत मिलेगी, जो लंबे समय से नहीं हुआ है। शहर के स्वामी ने अपनी योजना बताई, और अधिकांश कुलों के कुलपति उससे सहमत थे। वे सभी अपनी युवा पीढ़ी को लड़ने के लिए भेजने के लिए तैयार थे। अब उनके पास गॉब्लिन पर हमला करने का एक तरीका था। आखिरकार उन्होंने गॉब्लिन से निपटने के एलेक्स के सभी तरीकों को देखा था। वे सभी एलेक्स ने जो किया उसे फिर से बनाना चाहते हैं, और वे आशा कर रहे हैं कि उनके बच्चे एलेक्स की तुलना में अधिक चकाचौंध तरीके से ऐसा करेंगे, जिसने योजना भी बनाई थी। और जो बात उन्हें वास्तव में खुश करती है वो ये है कि प्रत्येक परिवार को रक्त चंद्रमा में लड़ाई के बाद एक ब्रेक दिया जाता है, और गॉर्डन कबीले को 2 महीने का ब्रेक दिया गया था। उन्होंने शहर को अत्यंत स्पष्ट जीत दिलाने में मदद की, और इसका मतलब है कि वह अगले 2 ब्लड मून कार्यक्रमों में भाग नहीं लेगा। और यही कारण है कि विभिन्न कुलों के मुखिया खुश थे कि एलेक्स वहां अपने कुलों के बच्चों को मात देने के लिए नहीं होगा। भाले की रोशनी के अंततः बंद हो जाने के बाद एलेक्स को लीजन के नए आंकड़े देखने का प्रलोभन हुआ। रक्षात्मक भालाधारी गोलेम। नाम लीजन। स्तर 19 उन्नत किया जा सकता है। क्षेत्र शिखर स्तर 1। रैंक अभिजात वर्ग। ताकत 34। चपलता 31। सहन शक्ति 30। विशेष कौशल मध्यस्थ भाला कला महारत स्तर 1। बेसिक शील्ड महारत स्तर 5। स्पीयर इंटेंट प्रवेश स्तर। एलेक्स यह देखकर काफी आश्चर्यचकित था कि लीजन पहले से ही एक शीर्ष टियर एक गोलेम था। यदि उसके द्वारा उत्पन्न शोर के कारण ऐसा नहीं होता तो एलेक्स इतनी जल्दी उसके आंकड़े जांचने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार ब्लड मून युद्ध के बाद से ही वह सिस्टम सहित हर चीज से कुछ आराम पाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे वह आराम मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है।
हालांकि वो वास्तव में ये नहीं समझ पाया कि भाले का उद्देश्य क्या था। वो जानता था कि ये कुछ ऐसा था जो लीजन की ताकत बढ़ाएगा, और वो वैसे भी इससे सहमत था। आखिरकार वह जानता था कि लीजन इतना सुधार करने पर क्यों तुला हुआ था, क्योंकि वह टाइटन द्वारा क्षेत्र और रैंक दोनों में पीछे रह जाने का दबाव महसूस कर रहा था। लेकिन वह किसी और को नहीं, बल्कि खुद को दोषी ठहरा सकता था, क्योंकि टाइटन में हर लड़ाई में उसने हमेशा खुद को अग्रणी भूमिका में रखा और हमेशा आगे का रास्ता साफ किया। अपने निर्दयी प्रहारों से वो हमेशा लीजन से कहीं अधिक लोगों को मारता था, क्योंकि वह एलेक्स की युद्ध मशीन था। लेकिन लीजन हमेशा इस तथ्य में विश्वास करता था कि लड़ाई एक कला है। वास्तव में यही एकमात्र कारण था कि वो अपने भाले की तकनीक को मध्यस्थ के लिए इतनी तेजी से बढ़ा देता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो प्रत्येक लड़ाई में प्रशिक्षण के लिए अपने भाले का उपयोग करता था, और वह भाले की बुनियादी चालों की प्रत्येक चाल को पूरा करना सुनिश्चित करता था, जिससे लोगों के बीच आना मुश्किल हो जाता था। उससे 3 मीटर की दूरी पर। लेकिन टाइटन वास्तव में इसके विपरीत था, क्योंकि वह तेजी से मारने में विश्वास करता था और खुद को रक्त स्नान में रंगना चाहता था। भले ही इन दोनों गोलेमों के दृष्टिकोण अलग अलग हो, लेकिन एलेक्स को उनसे इस बारे में बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि जब से एलेक्स ने उन्हें बनाया है, तब से उन्होंने अपनी चेतना विकसित की है और आगे बढ़ने का अपना रास्ता खुद बनाया है। अब वह बीच में आने वाला नहीं था। तुम अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हो। मैं अभी तक तुम्हारे आत्मिक कवच की तह तक भी नहीं पहुंच पाया हूं, और यहां तुम मुझे फिर से आश्चर्यचकित कर रहे हो। तुम इस लड़के को एक बूढ़े आदमी के चेहरे के साथ छोड़ सकते हो? बड़े बुजुर्ग ने मजाक किया। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर, आप तो मेरे साथ थे। उसने अचानक ही इसे समझ लिया, एलेक्स ने कहा, और उसने अपनी कमर कस ली। वो किसी खोए हुए व्यक्ति की तरह लग रहा था। अगर कोई और उसे देख लेता तो शायद ये भी नहीं सोचता कि वो गोलेम उसका है। जैसे ही महापुरुष दूसरा शब्द कहने वाले थे, जमीन फट गई और कुलपति उसमें से बाहर आ गए। सबसे पहले ग्रैंड एल्डर ने उसे देखा। क्या आपको सिटी हॉल में नहीं होना चाहिए? ग्रैंड एल्डर ने उससे लगभग तुरंत ही सवाल किया कि वह जमीन से बाहर आ गया, जिससे एलेक्स चौंक गया और उसने अपने दादा को जमीन से बाहर आते हुए देखा। मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई। एलेक्स, आप कैसे हैं? हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। बूढ़े आदमी ने अपने भाई को तेजी से जवाब दिया और फिर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ एलेक्स की ओर मुड़ा। क्या ये रुक सकता है? मुझे खेती करनी होगी, अन्यथा मैं अपने क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाऊंगा। एलेक्स ने एक फिल्मी बहाना बनाया, जिसके कारण उसे सिर पर एक थप्पड़ पड़ा, क्योंकि उसके दादा ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा था। आह! बूढ़े आदमी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम एक आदरणीय टियर 7 जादूगर हो? क्या तुम मुझे इस तरह मारकर मारने की कोशिश कर रहे हो? गोर्डन्स पैट्रियाच। बड़े बुजुर्ग का मुंह सिकुड़ गया जब उन्होंने अपने भाई से धीमी आवाज में पूछा, ताकि उसे शर्मिंदा न किया जाए। मुझे ये स्पष्ट करने दो कि क्या इस लड़के ने तुम्हें बूढ़ा आदमी कहा है? बड़े बुजुर्ग ने पूछा। कुलपति गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन फिर भी वह सिर हिलाकर जवाब देने में सक्षम थे। क्या मुझे उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए? मुझे लगता है कि उसे सचमुच पिटाई की जरूरत है, बड़े बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि उन्होंने स्थिति को और अधिक बढ़ाने और एलेक्स को और अधिक परेशानी में डालने की कोशिश की। आखिरकार वह एलेक्स से पूछताछ करने और उसे कई दिल के दौरे देने आया था, लेकिन जब से वह यहां आया है, उसे ही दिल के दौरे पड़ रहे हैं, और वे सभी एलेक्स द्वारा दिए गए हैं, जो निर्दोष दिखने की पूरी कोशिश करता रहा। ठीक है, मैं यहां इसके लिए नहीं आया था। मैंने भाले की रोशनी देखी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कुलपति ने पूछा। यर्म, मुझे सच में नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं, क्योंकि ये अजीब लग सकता है, एलेक्स ने कहा। क्या तुम बस बातें करोगी और मुझे इंतजार करवाना बंद करोगी? दादी पापा, मुखिया ने पूरे जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि एलेक्स इसे छुपा रहा है, क्योंकि वह इसके लिए जिम्मेदार था। उसका संदेह अब उसे वास्तविक लगने लगा है, क्योंकि उसने एलेक्स और ग्रैंड एल्डर को मुख्य रूप से उस स्थान पर देखा था जहां भाला प्रकाश हुआ था।
उसे लगा कि वे यहां एक साथ नहीं होंगे सिवाय इसके कि ग्रैंड एल्डर ने उसे बचाने का फैसला किया जब उसने एलेक्स को भाले के प्रकाश को समझते हुए देखा। उसने भाले के प्रकाश को आसमान में फेंक दिया। ठीक है, अगर आप जोर देते हैं, एलेक्स ने लीजन की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अब अपने भाले को सहला रहा था और ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे ये उसका सबसे कीमती हथियार हो। उसका स्पर्श नरम और सावधान था, मानो वह भाला तोड़ने से डर रहा हो। गॉर्डन के पिता, क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये गोलेम उस चमकदार भाले की रोशनी के लिए जिम्मेदार है? एलेक्स, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करो। क्या मैं आपको एक बच्चे की तरह दिखता हूं? कुलपति एलेक्स पर चिल्लाए क्योंकि उन्हें लगा कि उनका पोता अभी भी उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो अपने भाई की ओर मुड़े, जिसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और उसका चेहरा ऐसा बदल गया जैसे उसने बहुत सारा अखाद्य भोजन निगल लिया हो। इस तथ्य के कारण कि बड़े बुजुर्ग ने ये सब घटित होते देखा था, वो पहले ही अपने आश्चर्य के बिंदु से आगे निकल चुके थे। लेकिन ये उस कुलपति के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, जिन्होंने इसे घटित होते नहीं देखा था और उम्मीद कर रहे थे कि इस घटना के लिए कोई मानव ही जिम्मेदार होगा। लेकिन जब उसने सुना कि यह सब एक गोलेम के कारण हुआ है, तो उसे लगा कि उसके दिमाग में वर्षों से अर्जित सारा ज्ञान बिखर गया है। बाद में कुलपति को यह विचार आया कि उनके पोते का गोलेम एक भाला विशेषज्ञ था, जो 2 महीने से भी कम समय में बनाए जाने के बाद भाले के इरादे को समझने में सक्षम था। और ये वही भाला इरादा था जिसे उसका अपना भाई अपने जीवन के 45 वर्षों के बाद भी समझ नहीं पाया था। और जब वह अपने भाई के बारे में सोचता है तो उसकी जीभ पर एक खट्टा स्वाद रह जाता है। उसने अपने भाई के चेहरे की कल्पना करने की कोशिश की। अगर उसे पता चले कि एक गोलेम वो सब कुछ जानने में सक्षम है जिसे वो इतने लंबे समय से समझने की कोशिश कर रहा था। टाइटन, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। लीजन ने टाइटन की ओर अपने भाले की नोक को इंगित करते हुए चिल्लाया। जैसे ही वह दहाड़ा, गोलेम के इस व्यवहार ने ग्रैंड एल्डर और कुलपति दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे जानते थे कि एलेक्स में गोलेम बनाने की अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्तर गोलेम बनाने के स्तर तक पहुंच गया है जो इतनी बुद्धिमत्ता से बात कर सकता है। और जब कुलपति ने उस ओर देखा जिसे गोलेम चुनौती दे रहा था, तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई, क्योंकि उसने हकलाते हुए गोलेम की ओर इशारा किया था। है, मैं, क्या वो तुम नहीं हो गोलेम? पहला वाला सही? कुलपति ने पूछा, क्योंकि उसने टाइटन को देखते ही पहचान लिया था। हाँ, बिल्कुल, वो पहला व्यक्ति जिसे मैंने इस उम्मीद के साथ बनाया था कि वह एक मजबूत ढाल बन जाएगा जो मुझे नुकसान से बचाएगा, एलेक्स ने कहा और अपनी आंखों की कनखियों से कुलपति को देखा, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से कुलपति का उल्लेख कर रहा था। और कुलपति ने एलेक्स के बचकाने रवैये पर आंखें घुमाई। अब और नहीं खेलोगे? तुमने इसे टियर 2 गोलेम में कब अपग्रेड किया? नहीं, ये सही शब्द नहीं है। तुम परिवार से कोई संसाधन या सामग्री लिए या मांगे बिना टियर 1 गोलेम को टियर 2 गोलेम में कैसे बढ़ा पाए? कुलपति ने पूछा। इस बार वह एलेक्स को गंभीर आंखों से देख रहा था। प्रतिभा, एलेक्स ने अचानक कहा। बकवास, मुझे मत बताओ कि तुम प्राचीन ब्लेस कुलों के उन कमीनों से बकवास ले रहे हो। कुलपति ने एलेक्स की ओर उंगलियां उठाते हुए पूछा। हाँ, वो वही था जिसने बैठक में एलेक्स के लिए ये वचन दिया था कि एलेक्स कभी भी ब्लेस परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखेगा। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसका छोटा सा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि उसने टियर 2 गोलेम को देखा था। गॉर्डन के पिता, भगवान के लिए, ये कोई सामान्य टियर 2 गोलेम नहीं है। ये एक बर्फ का गोलेम है। भगवान के लिए, और इस प्रकार के गोलेम आसमान से नहीं गिरते हैं। आपको निश्चित रूप से एक सामान्य गोलेम को इस स्तर तक बढ़ाने और इतनी क्षमता रखने में सक्षम होने के लिए बहुत सारे संसाधनों को जलाने की आवश्यकता है। कुलपति का मन बेकाबू हो रहा था, क्योंकि उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि ब्लेस परिवार ने एलेक्स से कैसे संपर्क किया होगा या उन्होंने उससे मदद पाने के लिए क्या वादा किया होगा। 15:53 कुलपति का मन बेकाबू हो रहा था, क्योंकि उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे।
वो कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि ब्लेस परिवार ने एलेक्स से कैसे संपर्क किया होगा या उन्होंने उससे मदद पाने के लिए क्या वादा किया होगा। तुम क्या बात कर रहे हो बूढ़े आदमी? ब्लेस परिवार, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा और जिस दिन वे मुझे जानेंगे उस दिन पछताएंगे। उनके सभी वंशजों को मैं तब तक पीटूंगा जब तक वे अपना उपनाम नहीं लिख सकते, एलेक्स ने गुस्से में कहा और जमीन पर थूक दिया क्योंकि उसने वादा किया था कि वो भविष्य में ब्लेस परिवार के वंशजों को कष्ट देगा। कुलपति ने राहत की सांस ली जब उन्होंने एलेक्स का घमंडी और असभ्य रूप फिर से देखा, और उन्हें और अधिक विश्वास हो गया कि एलेक्स को उनसे कभी मदद नहीं मिली। लेकिन फिर भी वो अभी भी इस बात से परेशान थे कि एलेक्स को अब भी किससे चीजें मिल रही थी। लेकिन फिर भी कौन तुम पर इस तरह से पैसा खर्च करेगा? ये एक निवेश की तरह है। कुलपति अपना उपदेश शुरू करने ही वाले थे कि एलेक्स ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बस बहुत हो गया बूढ़े आदमी, लड़ाई शुरू होने वाली है, देखते हैं, एलेक्स ने कहा। जब तुम टियर 2 गोलेम बन जाओ तो मुझे चुनौती क्यों नहीं देते? कम से कम उस समय तो तुम मुझे हरा भी सकते हो। लेकिन इस तरह तो तुम बहुत नुकसान में रहोगे, टाइटन ने धीरे से कहा। नहीं, मैं पहले भी अन्य टियर 2 गॉब्लिन्स के साथ लड़ चुका हूं, लेकिन उन्होंने मुझे वो रोमांच नहीं दिया जो मैं चाहता था। वे शायद नकली टियर 2 जैसे लगे और मुझे यकीन है कि मानव जादूगर भी ऐसे ही होते हैं। और इसीलिए मैं आपका सामना करना चाहता हूं, ताकि मैं अंत में देख सकूं कि उनमें कितना बड़ा अंतर है। एक टियर 1 विशेषज्ञ और एक टियर 2 विशेषज्ञ के बीच, लीजन ने कहा, जैसे ही उसने अपनी ढाल को ऊपर उठाते हुए खुद को ढकने की मुद्रा बना ली, उसने अपना भाला टाइटन की ओर तान दिया। ठीक है, हमला। टाइटन ने कहा कि वह अब और बकवास करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे स्पष्ट था कि वो अब ऐसा कुछ नहीं कहेगा जिससे लीजन अपना मन फिर से बदल दे। क्या तुम अपने हथियार इस्तेमाल नहीं करोगे? लीजन ने पूछा जब उसने टाइटन को नंगे हाथ फैलाए उसकी ओर आते देखा। आर्थर, मुझे बताओ कि हम गोलेम को देख रहे हैं, जादूगरों को नहीं। वास्तव में लगभग कोई भी निम्न स्तरीय जादूगर टाइटन के लिए बेकार होगा। वो बिना कास्टिंग के भी चीजें बना सकता है। ये एक धोखा है, निश्चित रूप से एक धोखा कोड होना चाहिए। 15:54। मैं हमेशा एक नया हथियार बना सकता हूं। टाइटन मुस्कुराया और उसने जल्दी से 2 छोटे बर्फ के कुल्हाड़ियां बनाए और उन्हें लीजन की ओर फेंक दिया, जिसे उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इस तरह शुरू होगी। लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपने भाले को क्षैतिज रूप से घुमाया और हवा की एक लहर चली, जिससे भाले की नोक से एक तेज भाला क्यूई निकला और उसकी ओर उड़ रहे छोटे बर्फ के कुल्हाड़ियों को टुकड़ों में तोड़ दिया और क्यूई गायब हो गया और अभी भी टाइटन की ओर बढ़ रहा था। टाइटन ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके सामने एक छोटी सी बर्फ की ढाल बन गई और अगले ही पल ढाल पर एक स्पष्ट रेखा बन गई, क्योंकि ढाल पर एक अदृश्य भाले का निशान बन गया था। यदि टाइटन ने ढाल के साथ कभी सावधानी नहीं बरती होती तो वो पहली मुठभेड़ में ही कट जाता, जो पागलपन था, क्योंकि इससे पता चलता है कि लीजन के खिलाफ बचाव के लिए आपको दृश्य और अदृश्य दोनों भाले क्यूई को रोकना होगा। आर्थर, मुझे बताओ कि हम गोलेम को देख रहे हैं, जादूगरों को नहीं। वास्तव में लगभग कोई भी निम्न स्तरीय जादूगर टाइटन के लिए बेकार होगा। वो बिना कास्टिंग के भी चीजें बना सकता है। ये एक धोखा है, निश्चित रूप से एक धोखा कोड होना चाहिए। ब्रैंडन, एग्नेस, सामंत, सभी बच्चे दोनों गोलेम द्वारा दिखाई गई शक्ति के स्तर को देखकर हैरान थे, और वे निश्चित रूप से जानते थे कि यदि वे दोनों में से किसी भी छोर पर होते तो उनका अंत हो जाता, क्योंकि वे अदृश्य क्यूई के बारे में नहीं जानते थे या टाइटन पर कब्जा नहीं कर सकते थे। एलेक, मुझे बताओ कि तुमने ऐसे राक्षस कैसे बनाए, खासकर वह बर्फ का गोलेम। ये उस पाश्विक गोलेम से भी अधिक प्रभावशाली है जो तुम्हारे दादाजी ने युवावस्था में बनाया था। कुलपति ने एलेक्स के कंधों पर थपथपाते हुए कहा। उसके होठों पर मुस्कान इतनी जंगली थी कि बड़े बुजुर्ग के होठ फड़क रहे थे। ये देखकर कि कुलपिता कितना आत्मसंतुष्ट है। बस उसे ये सुनने मत देना,
वरना वो तुम्हारे पीछे अपनी बड़ी बिल्ली भेज देगा, बड़े बुजुर्ग ने कहा। और कुलपति कांप उठे जब उन्हें याद आया कि कैसे 5वें बुजुर्ग के बाग गोलेम ने अपने ही टियर 7 गोलेम को ऐसे हराया था जैसे कोई वयस्क किसी बच्चे को उपदेश दे रहा हो। और उस दिन के बाद से उसने अपने छोटे भाई को कभी परेशान नहीं किया। हालांकि 5वां बड़ा वास्तव में एक महान साधक नहीं था, लेकिन जानवर गोलेम बनाने की उसकी प्रतिभा दुनिया से बाहर थी कि वे वास्तव में जीवित दिखते थे। और एलेक्स के गोलेम को देखकर उसे वह एहसास हुआ जो उसे अपने भाई को तब हुआ था जब वे अभी भी बच्चे थे और वह जानवरों के बारे में जानने के लिए जंगल में जाना चाहता था ताकि वो व्यावहारिक रूप से जानवर गोलेम में एक प्रकार का पशुवत कारक एकीकृत कर सके। टाइटन और लीजन के बीच लड़ाई जल्दी ही खत्म हो जाती है जब एक बड़ा 2 हाथ वाला कुल्हाड़ी लीजन के सिर से कुछ इंच की दूरी पर होता है, जबकि वह जमीन पर पड़ा होता है। टाइटन ने उसके साथ चीजों को आसानी से लिया था और अभी भी अपने मुख्य हथियारों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनसे उसे एक बड़ा बढ़ावा मिला था। लेकिन अपने मुख्य हथियारों के बिना भी वो ब्लॉक करने का तरीका जानने के बाद लीजन को हराने में सक्षम था। लीजन से लड़ते समय तेज भाला इरादे क्यूई, अदृश्य भाला इरादे क्यूई के कारण कुछ हिट पाने में सक्षम था। लेकिन लड़ाई के 5 मिनट बीत जाने के बाद टाइटन ने लीजन के सुरक्षित क्षेत्र के करीब पहुंचने और लड़ाई खत्म करने का एक तरीका ढूंढ लिया। अदृश्य क्यूई के बारे में चिंता किए बिना एक त्वरित हाथ से हाथ की लड़ाई योजना के साथ तेजी से, क्योंकि वो बड़े 2 हाथ वाले कुल्हाड़ी के साथ अपने पैरों के सेना को साफ करने में सक्षम था। उसने लीजन की ओर हाथ बढ़ाया जिसकी पीठ अभी भी जमीन पर टिकी थी और लीजन ने उठते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तुम एक महान योद्धा हो, टाइटन ने कहा। खैर, अपनी गांड से निपटना कष्टप्रद है, लीजन ने जवाब दिया क्योंकि उसने अपने टी आकार के हेलमेट को अपने सिर पर ठीक से रखा ताकि उसकी गहरी डरावनी लाल आंखें चमक सके। तुम्हारा क्या मतलब है? टाइटन ने लीजन की टिप्पणियों पर उलझन में पूछा। आपकी बर्फ में हेरफेर करने की क्षमता के कारण आपके लिए किसी भी हथियार को अपनी उंगली की नोक पर रखना आसान हो जाता है, जब तक कि आपके पास टिकने के लिए पर्याप्त मैना हो। और आप हथियारों को बहुत तेजी से बदलते हैं, जिससे किसी के लिए भी आपकी युद्ध शैली को अपनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि संभवतः आपके पास उन हथियारों में बुनियादी महारत है। टियर 2 से पहले आपकी लड़ने की शैली काफी पूर्वानुमानित थी। अब अचानक आप एक टियर 2 गोलेम बन गए और शैली बदलने का फैसला किया। यह कितनी बड़ी बात है, लीजन ने एक डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया। लेकिन एलेक्स के घर पर मौजूद सभी गॉर्डन बच्चे ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे इस समय अपनी खेती के साथ खेल रहे थे। उन्होंने अभी 2 गोलेम को आपस में टकराते देखा और उन्हें एहसास हुआ कि लीजन के पास एक शीर्ष टियर 2 जादूगर की युद्ध शक्ति थी, जबकि टाइटन के पास अपने मुख्य हथियारों के बिना भी एक निम्न टियर 3 जादूगर की युद्ध शक्ति थी। और यह स्पष्ट है कि वह मुख्य गदा और ढाल के साथ अधिक शक्तिशाली है जिसका वह सामान्यतः उपयोग करता है। और उसने बर्फ में हेरफेर का भी उपयोग नहीं किया। उसने केवल लीजन के साथ हथियारों से युद्ध किया तथा लीजन को उसकी कमियों पर काबू पाने में मदद करने का प्रयास किया। जैसे ही गॉर्डन के बच्चों ने देखा कि लड़ाई खत्म होने वाली है, वे तुरंत खेती में लग गए। उन्हें लगा कि यदि इसी गति से उनकी प्रगति जारी रही तो वे एलेक्स के लिए फिर कभी उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे, क्योंकि टाइटन और लीजन ने अभी जो शक्तियां दिखाई हैं, उनके कारण उन्हें स्वयं को प्रतिभाशाली कहने में भी शर्म आएगी। एलेक्स ने देखा कि आर्थर भी अपनी साधना में पूरी तरह गंभीर है और वो धीरे से मुस्कुराया। यदि आप उन पर यह दबाव जारी रखते हैं तो वे खेती के पागल बन सकते हैं जो आपको अपना हृदय दानव मानते हैं। कुलपति ने शिकायत की कि अपना रोना बंद करो, ये साधारण जादूगर नहीं है जॉर्ज, ये हमारी अगली पीढ़ी के कुलीन लोग हैं, और यदि वे एक छोटी सी बात के लिए हृदय दानव विकसित करते हैं तो वे गॉर्डन परिवार में नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं। मैं मानता हूं कि उन सभी के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और एलेक्स उन पर हर समय दबाव बनाए रखता है, जिससे वे सभी उससे आगे निकलने की पूरी कोशिश करेंगे।
जिससे हमारे परिवार के कुलीन लोग उन अन्य परिवारों से बहुत आगे निकल जाएंगे जो अपनी अगली पीढ़ी को नौसिखिए के रूप में पाल रहे हैं। बड़े बुजुर्ग ने दबंग अंदाज में कहा और उन्होंने काम करने के कुलपिता के तरीकों पर झुंझलाहट में अपनी छड़ी छत पर पटक दी। यदि आप ऐसा कहते हैं तो ये जाने का समय है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैंने सुना है कि आप एक लावा गोलेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप अभी तक उस चरण तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्यों न 5वें एल्डर से मिले और उनसे कुछ अलग सीखें। कुलपति ने एलेक्स की ओर तेजी से मुड़ने से पहले ग्रैंड एल्डर से कहा, ओ 5वें बुजुर्ग, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं तो बस अगले रक्त चंद्रमा का इंतजार करना चाहता हूं ताकि मैं अधिक गॉब्लिन को मार सकूं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे अभी तक मेरी लड़ाई की योग्यताएं नहीं मिली है और बाकी लोगों को मिल गई है। वास्तव में उनके पास उनकी लड़ाई की योग्यताओं के साथ सभी रिडीम खेती संसाधन हैं, तो मेरी कहां है? एलेक्स ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने कुलपति को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। खांसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादा को इस तरह से घेरने की? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी लड़ाई की योग्यता नहीं देना चाहता, बस तुम्हें मिली लड़ाई की योग्यता की गणना अभी भी सिटी हॉल के अकाउंटेंट द्वारा की जानी है। कुलपति ने सीधा झूठ बोला क्योंकि उनके पास अपने पोते को बताने का कोई तरीका नहीं था। ये कि एक सम्मानित टियर 7 जादूगर एक टियर 1 शौकिया से अंक चुरा रहा था जिसने अभी अभी साधना शुरू की थी। लेकिन ये उसकी गलती नहीं थी क्योंकि एलेक्स पर्याप्त अंक जमा करने में सक्षम था जो 10 टियर 2 जादूगरों की मदद कर सकता था। टियर 3 जादूगर क्षेत्र में सफलता, इसलिए उसने एलेक्स की युद्ध योग्यताओं का गबन किया और इसे विभिन्न टियर 2 जादूगरों के साथ साझा किया जो पहले से ही अपने चरम रूप में थे और सफलता पाने वाले थे। वो खुद को ये विश्वास दिलाता रहा कि ये परिवार के व्यापक हित के लिए है, क्योंकि उसने सुना था कि एलेक्स भी पहले ही उच्च टियर 1 जादूगर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और उसे उम्मीद नहीं थी कि एलेक्स युद्ध के गुणों के बारे में पूछेगा इतनी तेजी से, क्योंकि उन्हें लगा कि एलेक्स अभी तक किसी भी अड़चन के पास नहीं है। बड़े बुजुर्ग अपने भाई को इतने आत्मविश्वास से झूठ बोलते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाए। एलेक्स ने तुरंत ही बड़े बुजुर्ग के चेहरे को देखा और उसकी निगाहें कुलपति की ओर देखते हुए तेज हो गई। क्या तुमने मेरे पॉइंट चुरा लिए हैं बूढ़े? एलेक्स ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि वह पकड़ा गया है। उसने अपना नाटक छोड़ने का फैसला किया। हां, मैंने किया था, लेकिन यह परिवार के लिए था। कुलपति अपनी उंगली उठाकर अपनी सजा बचा रहा था इससे पहले कि एक पृथ्वी भाला उसके पास से उड़ गया, क्योंकि वो खराब तरीके से डटा हुआ था। चूंकि वह एलेक्स पर नरमी बरत रहा था, क्योंकि इस स्थिति में चोर वही था। तुम ऐसा क्यों करोगे? एलेक्स दहाड़ा। यह परिवार के लिए था। मैंने इसे एक प्रकार के निवेश के रूप में लिया क्योंकि आपको इसकी जल्दी आवश्यकता नहीं होगी। आपको बस उच्च टियर 1 क्षेत्र में सफलता मिली है, कुलपति ने कहा। इससे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं उच्च टियर 1 जादूगर नहीं हूं, एलेक्स ने उत्तर दिया। वो बड़ा बुजुर्ग चुपचाप एक तरफ खड़ा था और ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह उन दोनों में से किसी को भी नहीं जानता हो, क्योंकि आर्थर, नाइट, ब्रैंडन और एग्नेस ने पहले ही छत पर उनकी उपस्थिति को देख लिया था। गॉर्डन्स पैट्रियार्क। उसने चकमा देना बंद कर दिया और अपनी मानसिक ऊर्जा को एलेक्स पर केंद्रित किया। फिर आश्चर्य का भाव दिखाते हुए बोला, आप पहले से ही एक पीक टियर 1 जादूगर है, आर्थर। भाई, क्या तुम्हें इतनी बड़ी बढ़त नहीं मिल सकती जब हम सबने एक साथ शुरुआत की थी? तुम किस दिन उच्च टियर 1 जादूगर बन गए? फ्रेडाल परिवार के पूर्वजों के मंदिर में एक ज्वाला की सुरंग उनके पूर्वजों के मंदिर से जुड़ी हुई थी और शून्य में स्थानिक तत्व ज्वाला सुरंग से जुड़े हुए थे और प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और एक आदमी ज्वाला सुरंग से बाहर आया। उसने एक स्टाइलिश लाल कवच पहना हुआ था जो ऊर्जा में एक भयावह अग्नि तत्व उत्सर्जित कर रहा था और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हर कदम से जमीन पिघल रही थी और जमीन पर झुलसे हुए पैरों के निशान पड़ रहे थे।
फ्रिडाल परिवार के मुखिया और उपस्थित फ्रिडाल परिवार के सभी बुजुर्गों ने उस व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अपना सिर झुका लिया जैसे ही उन्होंने उसे सुरंग से बाहर आते देखा। श्रीमान ब्लेज, हम विनम्रतापूर्वक आपका हमारे कुल में स्वागत करते हैं, फ्रिडाल परिवार के मुखिया ने कहा, जैसे ही उन्होंने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने अपना हाथ रखा, जो केवल घृणा से बड़ों की ओर देख रहा था, क्योंकि वो बिना रोक-टोक के उनके राज्य का निरीक्षण कर रहा था। फ्रिडाल परिवार के सभी बुजुर्ग इस बात से क्रोधित हुए, लेकिन जब उन्हें याद आया कि उसका समर्थन कौन कर रहा है, तो सभी चुप हो गए। हमें पता चला है कि आप उस छोटे लड़के को खत्म नहीं कर पाए। क्या आप सब इतने अयोग्य हैं कि एक साधारण टीयर एक जादूगर को मारना आपके लिए इतना मुश्किल है, जबकि आपने अपने गंदे कामों के लिए दूसरों को काम पर रखा था? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक कहा, हमें खेद है सर ब्लेज, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जानकारी काफी पुरानी है, क्योंकि वो बच्चा कोई साधारण टीयर एक जादूगर नहीं है। वह निश्चित रूप से इस महाद्वीप में सबसे मजबूत टीयर एक जादूगरों में से एक है, फ्रिडाल कुलपति ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सब तो कुएं के मेंढक हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि वह प्रभावशाली है क्योंकि वह टीयर एक के कुछ जादूगरों को हरा सकता है? ब्लेज दूत ने अहंकार से पूछा। टीयर एक जादूगर? हंसते हुए, निश्चित रूप से आपकी जानकारी पुरानी है, और मुझे लगता है कि ब्लेज आउटरकोट परिवार के आप लोगों ने एलेक्स को काफी कम आंका है, जो प्राचीन ब्लेज परिवार के शुद्ध रक्तवंश वाला व्यक्ति है। सिर्फ इसलिए कि आपके कुलपति उसे कमीना मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वह कमजोर है, फ्रिडाल परिवार के एक बुजुर्ग ने, जो एक चोगा पहने हुए था, झुंझलाहट में कहा, क्योंकि वह नहीं कर सका। फिर से चुप रहो। वो पहले से ही इस बात से निराश था कि ब्लेज परिवार का संदेशवाहक उसके अपने कुलपति के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था। उसने उसे मारने का भी मन किया, लेकिन संदेशवाहक के पीछे विशाल टाइटन के कारण उसे बस अपने दिमाग से उन विचारों को निकालना था। छठी बात, इस सभा के अंत तक दोबारा मत बोलना, कुलपति ने उस बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसने अभी अभी बात की थी। कृपया मुझे उसकी ओर से क्षमा मांगने दीजिए और उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। वो नया एल्डर है और बहुत सी बातें नहीं जानता है, कुलपति ने ब्लेज परिवार के संदेशवाहक से जल्दी में कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि संदेशवाहक क्रोधित हो जाए और हमला कर दे। नहीं, इसके विपरीत मैं और अधिक सुनना चाहता हूं कि वो क्या कहना चाहता है, ब्लेज परिवार के संदेशवाहक ने कहा। एलेक नाम का वो बच्चा पिछले ब्लड मून युद्ध में भाग ले रहा था और वास्तव में असाधारण था। ये पता चला कि उसके पास एक गोलेम भी है जो पिछले युद्ध में एक निम्न टीयर 3 गॉब्लिन से मुकाबला कर सकता था, और वह भी उन प्रमुख कारणों में से एक था जिसके कारण हम गॉब्लिन के खिलाफ अंतिम युद्ध में जीते थे। हालांकि हम नहीं जानते कि उस गोलेम को उसने खुद की रक्षा के लिए उधार दिया था या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि वह पागलपन की हद तक मजबूत है। ये बात आपको पता होती अगर आपने उस पर थोड़ा भी ध्यान दिया होता, लेकिन आप सभी का मानना था कि चूंकि वह एक कमीना व्यक्ति है जो मुख्य कबीले में नहीं रहता, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे आपके भ्रम दूर करने के लिए खेद है, वो एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, और मुझे यकीन है कि अगर कोई उसके अतीत की जांच करे और प्राचीन ब्लेज परिवार के साथ उसके संबंध को समझे तो उसकी भविष्य की प्रतिष्ठा ब्लेज परिवार को परेशान करेगी। फ्रिडाल के सबसे छोटे बुजुर्ग ने कहा, ओह, और भी कई कारण हैं जिनसे मैं चाहता हूं कि तुम उसे मार दो। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? हम पुरस्कार थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, अगर तुम यही चाहते हो, ब्लेज परिवार के संदेशवाहक ने कहा, क्योंकि वो अपनी इस समस्या से छुटकारा पाने की उम्मीद में और अधिक पुरस्कार देने की कोशिश कर रहा था। जोर से हंसते हुए, इनाम समस्या नहीं है, लेकिन हम एलेक्स को मार नहीं सकते, या मुझे ये कहना चाहिए कि उसे हमेशा के लिए निपटाने के लिए किसी अन्य टीयर 3 शहर से कम 3 मिडक्लैन विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। मैं देख सकता हूं कि आप एक चतुर व्यक्ति हैं, लेकिन आपके सुझाव से अब आपको क्या लगता है कि इस बार आप सफल होंगे, जबकि आप पहले ही एक बार किसी को अपना गंदा काम करने के लिए भेज चुके हैं? क्या इससे आपको एक बात पता नहीं चलती? क्या
बुजुर्ग ने पूछा। यदि आप कुछ करवाना चाहते हैं तो उसे स्वयं करें, ब्लेज संदेशवाहक ने उत्तर दिया। लेकिन फ्रिडाल एल्डर ने इस सुझाव पर अपना सिर हिला दिया। फ्रिडाल कुलपति पहले ही हार चुके थे। वह सबसे मजबूत फ्रिडाल और सर्वोच्च रैंकिंग सदस्य थे। लेकिन जिस एल्डर को उन्होंने अपने स्मार्ट दिमाग के कारण नियुक्त किया था और इस तथ्य के कारण कि उन्होंने हमेशा उन्हें अच्छी सलाह दी थी, उन्होंने पहले ही बातचीत में उनका स्थान ले लिया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बात का अफसोस था कि वह किसी ऐसी चीज में पड़ जाएंगे जिसे वो हल नहीं कर सकते। हम एलेक्स को नहीं मार सकते। फ्रिडाल परिवार में ऐसा करने की क्षमता नहीं है। क्या आप गॉर्डन परिवार से डरे हुए हैं? मैंने सोचा था कि आप सभी मिड टियर कबीले हैं। आप एलेक्स को मारने तक उन्हें रोकने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं, ब्लेज मैसेंजर ने कहा। जैसा कि मैंने कहा, आपकी जानकारी पुरानी हो चुकी है। जनता की नजर में गॉर्डन परिवार एक साधारण मिड कबीला है, लेकिन इस शहर में हम सभी जानते हैं कि वे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि हमने उनके साथ अनगिनत ब्लड मून युद्ध लड़े हैं। वे अपनी मुख्य शक्ति को छिपा रहे हैं। यदि गलत नहीं तो वे सबसे कमजोर उच्च स्तरीय कुलों के खिलाफ भी मुकाबला कर सकते हैं। वहां के कुलपति पहले ही टियर 7 जादूगर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा यदि हम एलेक्स को मारना चाहते हैं तो हमें कम से कम एक शीर्ष स्तरीय 4 जादूगर दायरे की आवश्यकता है, क्योंकि यदि वह भागते समय अपने गोलेम के साथ बचाव पर केंद्रित है तो एक स्तरीय 3 जादूगर भी उसे मारने में सक्षम नहीं होगा। और अंत में, लेकिन कम से कम नहीं, जब हम एलेक्स के पीछे जाएंगे तो गॉर्डन परिवार के बुजुर्गों को पकड़ने के लिए हमें कम से कम 4 टियर 7 जादूगरों की आवश्यकता होगी। फ्रिडाल के बुजुर्ग ने अपनी व्याख्या समाप्त की। ये असंभव है। वो कबीला निश्चित रूप से इतनी शक्तियां नहीं रख सकता, ब्लेज दूत ने अपने चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव के साथ कहा। मेरे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, भले ही आप ब्लेज परिवार के बाहरी कोट से हों। मुझे यकीन है कि आपकी नेटवर्क जानकारी हमसे बेहतर है। अपना शोध करें और जब आप हमसे बात करने के लिए तैयार हों तो वापस आएं, फ्रिडाल के बुजुर्ग ने कहा। ब्लेज संदेशवाहक को अभी अभी प्राप्त हुई सभी नई जानकारियों पर विचार करते हुए देखा गया। उसका पहले वाला अहंकार फिर से कहीं नजर नहीं आया जब उसने कुलपति की ओर देखा। मैं आपको अगले 4 दिनों में अपना निर्णय बता दूंगा। हमें प्रक्रिया की परवाह नहीं है। हम बस चाहते हैं कि हमारे मुख्य युवा स्वामी के वयस्क होने से पहले ही बच्चा मर जाए। तो तुम्हारा क्या नाम है? इवान फ्रिडाल, बड़े ने उत्तर दिया। ये एक उपहार माना जाता है। हम फिर से किसी भी विफलता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज्वाला दूत ने कहा जैसे ही उसने अपना हाथ हवा में लहराया और एक और ज्वाला सुरंग बन गई और वो अंदर चला गया और ज्वाला सुरंग के साथ गायब हो गया। मुझे लगता है कि आपके पास इसका भी स्पष्टीकरण होगा। कुलपति ने सबसे कम उम्र के बुजुर्ग की ओर देखा जो फ्रिडाल के छठे बुजुर्ग थे। हाँ पिताजी, बड़े ने उत्तर दिया। यदि अग्निदूत यहां होता तो उसे ये जानकर आश्चर्य होता कि बड़ा व्यक्ति वास्तव में कुलपिता का इकलौता पुत्र था। पिछले ब्लड मून युद्ध को अभी केवल 3 सप्ताह ही हुए हैं और पिछली लड़ाई से जो थोड़ा शांतिपूर्ण माहौल मिला था वो पहले ही गायब होने लगा है और अब पूरा शहर गंभीरता का स्तर फिर से बहुत ऊपर आ गया था, क्योंकि हर कोई जानता था कि नया ब्लड मून हमला जल्द ही होने वाला है और निश्चित रूप से आक्रमणकारी उन पर आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा इस समय अन्य 2 कुलों और परिवारों के लोग पहले से ही एस्टोनिया शहर में बस गए थे। शहर के स्वामी ने उन सभी को शानदार निवास और उच्च गुणवत्ता वाले सौदे देना सुनिश्चित किया ताकि वे नए शहर के बारे में आश्वस्त महसूस कर सके, जहां वे अब कुछ महीनों के लिए रह रहे हैं, जबकि अन्य टियर 3 शहरों के कबीले और परिवार शहर में बसने के लिए आवश्यक सभी चीजें जुटा रहे थे। उनके प्रतिनिधि, जो कि सिटी लॉर्ड्स थे, शहर के निकट विनाश पर एक रिपोर्ट देने के लिए राजधानी की ओर जा रहे थे। रिपोर्ट के बाद शाही परिवार रिपोर्ट के विवरण की जांच करने के लिए किसी को भेजेगा और पुष्टि करने के बाद कि रिपोर्ट वास्तव में सही है, वे शहर के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे।
इसके लिए वे कुछ कनिष्ठ सैनिकों को भेजेंगे जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे ताकि वे नए शहर के रक्षक के रूप में कार्य कर सकें और शेष बचे शहर के रक्षकों के साथ मिलकर पुनर्निर्माण के अंत तक शहर की रक्षा कर सके। अन्य 2 नगर स्वामी अपने अपने उद्देश्यों से और शाही परिवार की सहायता प्राप्त करने के लिए राजधानी की ओर दौड़े। दूसरी ओर एस्टोनिया शहर के नगर स्वामी का अपना गुप्त उद्देश्य था। जब से उसे ड्रैगोमिर परिवार द्वारा एस्टोनिया शहर में अपने कबीले के प्रतिनिधि के रूप में शहर की निगरानी और रक्षा करने के लिए भेजा गया था, तब से वो हमेशा शहर को एक उच्च श्रेणी के शहर में अपग्रेड करना चाहता था। लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था, क्योंकि उसे ऐसा करने में जितना उसने सोचा था उससे अधिक समय लग रहा था। लेकिन जो नया घटनाक्रम हुआ है उससे उसे ये झलक मिल गई है कि क्या हो सकता है यदि वह 2 नष्ट हो चुके शहरों में से कुछ कुलीन कुलों को वहां बनाए रखने में सक्षम हो जाए। उसे लगा कि वो कुछ वर्षों के बाद अपने शहर को कम से कम एक उच्च स्तरीय शहर में अपग्रेड करने के अवसर की दूरी को कम कर सकता है। ये कुछ ऐसा था जिसकी वो हमेशा से इच्छा रखता था और वह गोबलिन्स और गॉर्डन के परिवार का बहुत आभारी था, जिन्होंने उसके शहर को इस क्षेत्र के सभी कुलों के लिए इस समय सबसे सुरक्षित स्थान बना दिया था। उन्होंने महसूस किया कि जब तक उनका शहर एलेक्स की रणनीति के साथ एक और रक्तचंद्र युद्ध में जीत हासिल करने में सक्षम है, तब तक वह दूर दूर तक अपने शहर की प्रतिष्ठा की घोषणा और पुष्टि करने में सक्षम होगा, जिससे उसके लिए किसी भी कबीले को अपने शहर में लाना आसान हो जाएगा। और वह जानता था कि अगर ये सब हुआ तो ड्रैगनमीर परिवार के बाहरी दरबार के बुजुर्ग उसके महान कार्य के बारे में सुनेंगे और उसे निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर पुरस्कृत किया जाएगा। और यही कारण था कि वह नियत तारीख आने से पहले ही युद्ध की तैयारी करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने पहले ही उन 15 कुलों और परिवारों से बात कर ली थी जो ब्लड मून में भाग लेंगे और ये सुनिश्चित कर लिया था कि वे पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि वो हारने के लिए तैयार नहीं था। गॉर्डन कबीले के आंगन में एक लड़का बैठा हुआ एक राक्षसी मकड़ी के जानवर को पिंजरे में इधर उधर घूमते हुए देख रहा था, जो पिंजरे के ठीक बाहर लड़के को नोचने की कोशिश कर रहा था, और उसके पीछे एक मोटा आदमी चुपचाप खड़ा उस छोटे लड़के को देख रहा था, जिसने अपने जबड़े पर हाथ रखा हुआ था और वह राक्षसी मकड़ी के जानवर को गहरी सोच में घूर रहा था। गॉर्डन के कुलपति अंदर आए और मोटे आदमी ने अपना हाथ उठाया, जिससे कुलपति को अपनी हरकत रोकनी पड़ी। अजीब सी खामोशी उन्हें परेशान कर रही थी, क्योंकि वह मोटे आदमी और उस बच्चे को देख रहे थे जो अभी भी मकड़ी के जानवर को घूर रहा था, जैसे कि वह उसकी उपस्थिति से अनजान हो। और ये बच्चा एलेक्स था, जो पिछले 2 हफ्तों से 5वें एल्डर के अधीन प्रशिक्षण ले रहा था। लगभग 15 मिनट तक बिना किसी हरकत के खड़े रहने से कुलपति का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने उस लड़के की ओर देखा जिसकी पीठ उनकी ओर थी और वो अभी भी पिंजरे के अंदर राक्षसी जानवर को अपनी आंखों में गहरी दिलचस्पी के साथ देख रहा था। कुलपति बोलने ही वाले थे कि अगले ही सेकंड में लड़के उठ खड़े हुए। आप कैसे हैं बूढ़े आदमी? एलेक्स ने कुलपति से पूछा। निश्चित रूप से आपके जितना अच्छा नहीं। इस मोटे लड़के ने आपको कितनी देर तक वह चीज देखने को मजबूर किया? कुलपति ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उन्होंने 5वें बुजुर्ग की ओर इशारा किया था। तुम किस बेवकूफ को मोटा लड़का कह रहे हो? क्या तुम मेरी प्यारी किट्टी से मिलना चाहोगे? 5वें बुजुर्ग ने झुंझलाहट में कहा, क्योंकि उसके भाई ने उसे अपने नए शिष्य के सामने मोटा लड़का कहा था। नहीं, 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 ऐसा मत करो। उस अच्छे बिल्ली के बच्चे को परेशान करना जरूरी नहीं है। मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी जाने वाला हूं, इसलिए मुझे उसकी नींद में खलल नहीं डालना है, अन्यथा मैं कुछ खरोंचों के बिना यहां से नहीं जाऊंगा। कुलपति ने घबराए हुए स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि वो वास्तव में टाइगर गोलेम से डरता था। बाहर के कई कबीले सोच सकते हैं कि वह सबसे मजबूत गॉर्डन था, लेकिन केवल वो और गॉर्डन परिवार के बुजुर्ग जानते थे कि ये उसके छोटे भाई का गोलेम था, जो टियर 8 गोलेम जानवर बनने के करीब था, जो सबसे मजबूत था। और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह एक शीर्ष टियर 7 गोलेम जानवर के साथ लड़े, जब वह हाल ही में एक टियर 7 जादूगर बना था। मैं एक ओवर किल होगा।
तुम्हें मेरी परेशानी ढूंढने से पहले ये सोचना चाहिए था। तुमने देखा कि मेरा शिष्य, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, सबसे शक्तिशाली है, 5वें एल्डर ने एलेक्स से कहा, और उसने खुशी से अपना पेट थपथपाया क्योंकि वह ठीक से दिखावा कर रहा था। चलो चलें, कुलपति ने कहा, और एलेक्स के साथ पृथ्वी से भागकर 5वें एल्डर की नजरों से ओझल हो गया। वो उस आंगन में एक सेकंड भी और नहीं बिताना चाहता था। 5वें बुजुर्ग ने हार मान ली क्योंकि उसे याद आया कि जिस दिन कुलपति ने एलेक्स को अपने घर लाकर कहा था कि वह उसे अपने संरक्षण में लेना चाहता है और उसे जानवर गोलेम बनाने की प्रक्रिया सिखाना चाहता है, उस दिन वो कितना घमंडी था। पहले तो उसे लगा कि लड़का तैयार नहीं और उसने उसे अस्वीकार करने में बहुत जल्दी की, लेकिन लड़के ने कभी हार नहीं मानी, हमेशा आता रहा और उसने उसे 3 बार अस्वीकार कर दिया। लेकिन इतने लंबे समय तक मनाने और कुछ रिश्वत और लाभों के साथ जो कुलपति ने पेश किए, उसने एलेक्स को ले लिया। जब कुलपति ने अपने पोते की गोलेम बनाने की प्रतिभा का बखान किया, तभी वो उसे जानवरों के गोलेम बनाने के बारे में जो कुछ सीखा था, उसे थोड़ा सिखाने के लिए सहमत हुए। पहले तो वह एलेक्स के सामने अपनी पिछली उपलब्धियों के बारे में हंसने और शेखी बघारने की योजना बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एलेक्स को अपने सभी गोलेम पर हमला करने को कहा, उसने अपना अभिमान बरकरार रखा और उसने अपनी नजर बर्फ के गोलेम पर टिका दी। हो सकता है कि उसके पास शुद्ध मानव जैसा गोलेम ना हो, लेकिन गोलेम के मामले में वह निश्चित रूप से बहुत जानकार था, और जिस क्षण उसने बर्फ के गोलेम को देखा, उसे पूरा यकीन हो गया कि ये एक विशेष गोलेम है, वास्तव में उसके अपने बाघ गोलेम से भी अधिक विशेष, जिस पर उसे आज तक बहुत गर्व था। इस घटना ने उसे टियर 1 दायरे में टियर 2 गोलेम बनाने की अपनी उपलब्धि के बारे में चुप करा दिया, क्योंकि एलेक्स ने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तब से उन्होंने एलेक्स की प्रतिभा को स्वीकार कर लिया था और जानवर गोलेम बनाने के बारे में जो कुछ भी वह जानते थे, उसे सिखाने के लिए तैयार थे, और वह निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि उनकी तकनीकें मेरे साथ समाप्त हो जाएं, और वे एक आदर्श जूनियर की तलाश में थे जो उनकी तकनीकों को विरासत में ले सके। और उसे लगा कि उसे सबसे सही व्यक्ति मिल गया है, और इसीलिए उसने एले को अपना शिष्य माना। और एलेक्स ने उसे कभी निराश नहीं किया, क्योंकि उसने विभिन्न प्रकार के जानवरों के व्यवहार और बहुत सी अन्य चीजों को पहचानने में बहुत प्रगति की थी। अब बस उसे अपना पहला जानवर गोलेम बनाना बाकी था। एलेक्स और उसके दादा अपने घर पर प्रकट हुए, ब्रैंडन और आर्थर, जिन्होंने हवा में जादुई उतार चढ़ाव को नोटिस किया, जल्दी से वहां की ओर कूद पड़े। आपका स्वागत है बॉस, आर्थर ने कहा, और 2 सप्ताह में पहली बार एलेक्स को देखकर मुस्कुराया। ब्रैंडन ने बस एलेक्स की तरफ सिर हिलाया, और एलेक्स ने भी मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया। आपका प्रशिक्षण कैसा रहा? हम नया गोलेम कब देखेंगे? आर्थर और ब्रैंडन दोनों ने एलेक्स से सवाल पूछने की कोशिश की, क्योंकि वे एलेक्स के सुधार के बारे में बहुत उत्सुक थे। वास्तव में वे चाहते थे कि एलेक्स भी बीस्ट गोलेम्स के बारे में सब कुछ सीख ले, ताकि वे एक साथ अधिक समय बिता सके, क्योंकि एलेक्स के बिना उनका समय कभी भी पहले जैसा नहीं रहा है। उनकी एकमात्र प्रेरणा पहले से अधिक कठिन प्रशिक्षण लेना है, ताकि जब एलेक्स वास्तव में शक्तिशाली हो जाए तो वे पीछे न रह जाएं। क्योंकि एलेक्स पहले से ही एक शीर्ष टियर 1 जादूगर है और कभी भी टियर 2 क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। और ये कुछ ऐसा था जिसे वे देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि एलेक्स को उनके बीच ताकत के अंतर के कारण नए दोस्त बनाने होंगे। आखिरकार अगर वे कभी भी एक और रक्त चंद्रमा में प्रवेश करते हैं, और एलेक्स एक टियर 2 जादूगर था, जबकि वे अभी भी टियर 1 में फंसे हुए थे, एलेक्स किसी अन्य स्थान पर होगा। इसलिए उन्हें अभी भी गॉर्डन कबीले के टियर 1 जादूगरों के साथ रहना पड़ा। ये अब सभी की सोच से ज्यादा करीब है। बस कुछ घंटों का धैर्य और मैं अपना पहला जानवर गोलेम बनाऊंगा। और चिंता ना करें, मैं वादा करता हूं कि ये एक चौंकाने वाला होगा। 3, आप कल पिछले दरवाजे से 5वें एल्डर के घर आ सकते हैं। चिंता ना करें, मैं इसे खुला छोड़ दूंगा ताकि आप सभी गोलेम बनाने के बारे में 1-2 चीजें सीख सके। मैं वादा करता हूं
कि नई रचना से आप सभी को निराश नहीं करूंगा। एलेक्स ने अपने दो सबसे भरोसेमंद जनरलों को समझाया और उन्हें आश्वस्त करते हुए उनके कंधों पर हाथ रखा। वो उनके मन में चल रही परेशानियों के बारे में भी नहीं जानता था, क्योंकि उसे लगा कि वे अधिक तनाव लग रहे हैं। इसलिए उसने उन दोनों को गले लगा लिया। आर्थर और ब्रैंडन इस भाव से काफी आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उनके कठोर शरीर ढीले पड़ गए और उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ एलेक्स को गले लगा लिया, क्योंकि उन्होंने अपने मन में एक मानसिक नोट बना लिया था कि उन्हें हमेशा एलेक्स के पीछे भागना है, चाहे वो कितनी भी दूर चला जाए। वे ये सुनिश्चित करने जा रहे थे कि वे बहुत पीछे न रहें। कुलपिता ने युवकों को गले मिलते हुए देखा और इससे उसके सभी भाइयों के साथ बिताए बचपन की यादें ताजा हो गई। ऐसा लगा जैसे वो अतीत में वापस चला गया हो, जहां उसे अपने साथ नेतृत्व करना था। गॉर्डन परिवार के वर्तमान बड़े बुजुर्ग हमेशा क्रूर थे, जबकि बड़े बुजुर्ग दिमाग वाले थे। यदि कोई एक बात थी जिस पर उसे गर्व था, तो वो ये थी कि उसका परिवार अभी भी उसके साथ था। एलेक्स ने गले लगाना तब तोड़ा जब उसे लगा कि ये पहले से ही सामान्य गले लगाने की सीमा को पार कर रहा है, क्योंकि उसने अपने भाई की आंखों के कोने में आंसू देखे। मुझे मत बताओ कि तुम सब रो रहे हो। कौन रो रहा है? मेरी आंखों में कुछ चला गया है। आर्थर ने तुरंत इनकार कर दिया। ठीक है, अब अगर आप सभी को कोई आपत्ति न हो तो मैं अपनी व्यर्थ हुई मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक लंबी नींद लेना पसंद करूंगा, क्योंकि कल जब मैं उस गोलेम का निर्माण करूंगा तो मुझे इसकी बहुत आवश्यकता होगी। एलेक्स ने आर्थर और ब्रैंडन दोनों से कहा। आर्थर, ब्रैंडन, वे दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि एलेक्स का क्या मतलब है, लेकिन दोनों बेवकूफों ने एक ही समय में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। वे केवल इतना जानते थे कि उसे अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए सोने की जरूरत है, और वे उसे परेशान करने की योजना नहीं बना रहे थे। दरअसल आर्थर और ब्रैंडन ये जानने के लिए काफी उत्सुक थे कि एलेक्स किस प्रकार का जानवर गोलेम बनाएगा। उन्होंने उससे पूछने के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें लगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो जिस आश्चर्य की उन्हें उम्मीद थी वो खत्म हो जाएगा, और वे अभी इसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पिछले गोलेम ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। वे वास्तव में इसके लिए उत्सुक थे, और एलेक्स जो भी करता था वे उससे खुश थे, क्योंकि उसके पास हमेशा अच्छे विचार होते थे। अरे, क्या एलेक्स वापस आ गया है? एग्नेस ने उठते हुए दरवाजे से पूछा। आर्थर और ब्रैंडन के विचार, और वे दरवाजे की ओर देखते हैं, जहां उन्होंने एक नाइट और एग्नेस को दरवाजे पर इंतजार करते हुए देखा। एग्नेस और नाइट दोनों ही एलेक्स का हालचाल जानने के लिए दिन में कम से कम 2 बार आते हैं, लेकिन जब भी वे आते हैं उन्हें हमेशा एक ही जवाब मिलता है। लेकिन आज उन्हें एक अलग जवाब मिला। हाँ, वो वापस आ गया है, आर्थर ने जवाब दिया। हाँ, हमारा प्रशिक्षण जल्द ही फिर से शुरू होगा। मैं एलेक्स को अपने व्यक्तिगत प्रशिक्षण के परिणाम दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, एग्नेस ने मुट्ठी बांधकर कहा। और ब्रैंडन और आर्थर का चेहरा बदल गया जब उन्हें एहसास हुआ कि वो किस व्यक्तिगत प्रशिक्षण के बारे में बात कर रही थी। आखिरकार जब भी वो इसे पूरा करती थी तो उन्हें हमेशा नाइट के साथ इसका परीक्षण करना पड़ता था। एलेक्स के 5वें एल्डर के घर में एकांतवास में चले जाने के बाद से वह जादू से अपनी पाक कला को बेहतर बनाने का प्रशिक्षण ले रही है, क्योंकि एलेक्स ने उससे केवल यही एक बात पूछी थी, और उसने ये सुनिश्चित किया कि वे अन्य लोग हों जिन्होंने उसका खाना चखा। हालांकि उनका स्वाद पहले से बेहतर था, लेकिन अब उन्हें जादुई भोजन के समय पेट में कड़वे दर्द से गुजरना पड़ा, क्योंकि भोजन में जादू अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हुआ था। इससे उनके पेट में गड़बड़ी हो गई और उन्हें शौचालय जाना पड़ा। जब तक कि उन्होंने अपना सारा पेट बाहर नहीं निकाल दिया, वे चुपचाप पीड़ित रहे। जब भी उसने उन्हें भोजन दिया, हमेशा मुस्कुराते रहे, और चाहे वे कोई भी बहाना बनाते, उसे बस अपनी छड़ी उन पर ताननी थी और वे अपनी सीट पर वापस जाने के लिए मजबूर हो जाते, क्योंकि वे उसके बुरे पक्ष में नहीं जाना चाहते थे। वे तो बस इस बात से खुश थे कि इन सबका कारण अब उनके अनुरोधों का परिणाम भुगतने वाला था। एग्नेस और नाइट एलेक्स के घर की ओर जाते हुए परिसर में घुस गए, लेकिन ब्रैंडन ने उन्हें रोक दिया, जिसने अपने हाथ आगे बढ़ा रखे थे।
इसका क्या मतलब है? एग्नेस ने भौहें चढ़ाकर पूछा। शशश, अपनी आवाज धीमी रखो। एलेक्स नहीं चाहता कि कोई उसे परेशान करे, और इसीलिए हम अपनी आवाज धीमी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बस कल तक इंतजार करना होगा। वो एक नया गोलेम बनाएगा जिसे आप 5वें एल्डर्स कंपाउंड में आकर देख सकते हैं, आर्थर ने कहा। वास्तव में? हाँ। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो तुमसे झूठ बोलेगा? आर्थर ने उसे आश्वस्त किया। वो जानता था कि वे एलेक्स को गोलेम बनाते हुए देखने के लिए वास्तव में उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने उसे शेष 6 गोलेम बनाते हुए कभी नहीं देखा था। इसलिए वे उससे सीखने के लिए काफी उत्सुक थे, क्योंकि वे सभी अपने मुख्य पथ का अनुसरण करते हुए बगल से गोलेम जादूगर पथ पर जाने के बारे में सोच रहे थे। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि एलेक्स आगे क्या बनाता है, एग्नेस ने अपनी आंखों में सितारों की चमक के साथ कहा, जिससे नाइट उससे दूर चला गया। यहां तक कि ब्रैंडन और आर्थर भी वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि एग्नेस भी पहले से कहीं अधिक कट्टर हो गई है। यहां तक कि ब्रैंडन और आर्थर भी दूर चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि एग्नेस भी एलेक्स पर विश्वास करने के मामले में उनसे कहीं अधिक कट्टर थी, क्योंकि आखिरी ब्लड मून लड़ाई के बाद वो तुरंत एलेक्स की प्रशंसक बन गई थी। हाँ, सभी जानते थे कि बलवान की पूजा की जानी चाहिए, लेकिन उसका वो अभिमान कहाँ था जो हमेशा के लिए प्रतिद्वंद्वी बनने का वादा करता था। गॉर्डन परिवार की अगली पीढ़ी के कुलीन लोग जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वो दिन आखिरकार आ ही गया, और वे सभी लोग 50 बुजुर्गों के घर के पिछवाड़े की ओर चल पड़े, क्योंकि वे बाढ़ से उन्हें देख रहे थे। हम एलेक्स को अपना अगला शानदार गोलेम बनाते हुए देखना नहीं भूल सकते थे। एलेक्स ने देखा कि बालकनी की बाढ़ से वे हाथ हिला रहे हैं, और उसने उन्हें अंगूठा दिखाया। 5वें बड़े ने भी वहां देखा और अगली पीढ़ियों के बच्चों के समूह को देखा। वो उन्हें अंदर आने देना चाहता था, लेकिन जब भी उसे लगता कि एलेक्स पहली बार अपना बेस्टियल गोलेम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने मन से ये विचार निकाल देता था, क्योंकि वह एलेक्स के गोलेम बनाने की प्रक्रिया में किसी भी चीज को बाधा नहीं बनने देता था, क्योंकि उसका मानना था कि एलेक्स को जितनी जगह चाहिए वो उसके लिए पूरी तरह से योग्य है। पशुवत गोलेमों का निर्माण किसी मानवाकार के गोलेम के निर्माण की तुलना में कहीं अधिक जटिल था। विवरणों की पूरी तरह से गणना की जानी चाहिए, शिल्प की प्रक्रिया में भी जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए, और गोलेम को एक प्रकार की पशुवत प्रवृत्ति के साथ तैयार किया जाना चाहिए, या ये अन्य सभी बनाए जा रहे गोलेमों से भिन्न नहीं होगा। और यही बात 5वें एल्डर के गोलेमों को अधिक मजबूत बनाती है, क्योंकि वे एक प्रकार की जंगली प्रवृत्ति विकसित करने में सक्षम थे और बहुत अधिक हत्या के अनुभव के साथ महान योद्धा थे। क्या आप अब शुरू करने के लिए तैयार हैं? हाँ, बड़े, एलेक्स ने उत्तर दिया। 5वें बड़े। 5वें एल्डर ने कहा, अपनी मानसिक ऊर्जा को समायोजित करें, और जब भी आपको लगे कि आप तैयार हैं, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। कुलपति अपनी पृथ्वीनिष्कासन कला के साथ बाढ़ के पास प्रकट हुए और मेहमानों को प्रतीक्षा करते और पूरी प्रक्रिया को देखते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने 5वें बुजुर्ग को अपने पोते को बीस्टियल गोलेम बनाते हुए देखने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इससे पहले कि वो कुछ समझा पाता, 5वें बड़े ने बार बार कहा कि एलेक्स को परेशान नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने बाढ़ से देखने की योजना बनाई, लेकिन यह देखकर कि वह एलेक्स के कुछ दोस्तों से भी देर से आया था, उसके लिए यह काफी शर्मनाक हो गया। सुप्रभात, कुलपति। एग्नेस, जो सबसे जल्दी उसकी उपस्थिति की आदी हो गई थी, ने जल्दी से उसका अभिवादन किया, और उसने उसकी ओर सिर हिलाया, क्योंकि वो बड़ों के प्रति उसके सम्मानजनक रवैये से प्रसन्न था। वो बस यही उम्मीद करता था कि एलेक्स का पीछा करने वाले अन्य 2 बदमाश उस लड़की से ये सीख सके, लेकिन जब से उन्होंने एलेक्स का पीछा करना शुरू किया, तब से वे जब भी उस मुखिया से मिलते अधिक साहसी हो जाते थे। एकमात्र चीज जो उन्हें एलेक्स से अलग बनाती थी, वो ये थी कि वो उसे बूढ़ा नहीं कहती थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा कि उसकी आवाज में कोई ध्वनि नहीं है। प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इसलिए हम सब शांत हो जाएं। उनके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। ये तेज नहीं थी,
लेकिन वे सुन सकते थे कि वह आदमी क्या कह रहा था, मानो वो उनके पास ही हो। कुलपति ने ऊपर देखा तो उन्हें केवल वरिष्ठ नेता ही दिखाई दिए। आप यहां क्या कर रहे हैं? कुलपति ने दूरदृष्टि से पूछा, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ नेता, जो हमेशा व्यस्त रहने का दावा करते हैं, एलेक्स का हालचाल जानने के लिए समय निकाल पाएंगे। मैं भी आपके जैसे ही कारण से आया हूं। बस मुझे इस बात में अधिक रुचि है कि एलेक्स का अगला कदम क्या होगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं और इसे यहीं समाप्त होने दें। अन्यथा हम आपके लड़के के विशेष क्षण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया से चूक सकते हैं। बड़े बुजुर्ग ने दूर संवेदन के साथ उत्तर दिया। कुलपति ने अनिच्छा से ग्रैंड एल्डर की बात पर विश्वास किया। जब उन्होंने एलेक्स की ओर देखा, जो अपनी आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठा था, जबकि उसके हाथों के चारों ओर विभिन्न तत्वों की दो झलकियां इकट्ठी हो रही थी। एक पृथ्वी तत्व था, जबकि दूसरा अग्नि तत्व था। अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व की तुलना में बहुत अधिक उज्ज्वल थे, जिससे पांचवें एल्डर को परेशानी हुई, क्योंकि वह इस बात से अनजान थे कि एलेक्स क्या कर रहा था। उन्होंने केवल एलेक्स को अपना पुराना ज्ञान दिया था, इसलिए अब एलेक्स जो कुछ भी कर रहा है वो उसी मार्ग पर आधारित है जिस पर वह चलना चाहता था, और वह उसे बदलने नहीं जा रहा है। वो केवल उसके शिक्षक के रूप में उसके साथ खड़ा रहेगा, और जब भी उसे लगेगा कि उसने कोई गलती की है तो उसे सही करेगा। जब सभी लोग देखने में व्यस्त थे, एलेक्स अपने मन में एक आकृति की कल्पना कर रहा था, और वो एक राक्षस का चित्र बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे उसने अपने पिछले जन्म में एक कॉमिक में देखा था। उस प्राणी को अर्धमानव कहा जाता था। इसका ऊपरी शरीर मादा का था, और निचले हिस्से में 8 भयानक मकड़ी के पैर थे, जिनके चारों ओर डरावने निशान थे। एलेक्स ने अपने मन में बनी आदर्श तस्वीर को मिलाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने अपनी मानसिक छवि में छेद करने की कोशिश की थी, ताकि वह टियर 5 मकड़ी से समझी गई मकड़ी की सहज प्रवृत्ति को उसमें समाहित कर सके। मकड़ी एक राक्षसी जानवर थी, जिसे उसने तब मांगा था जब एल्डर ने उससे पूछा था कि वह किस जानवर को देखना चाहता है। पांचवें एल्डर को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे एलेक्स जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अरे बिल्ली, जाओ और हमारे दोस्त को ले आओ, जो जंगल से एक टियर 5 मकड़ी जानवर है। एक बढ़िया जानवर चुनना सुनिश्चित करें। मैं चाहता हूं कि वह जानवर के सार को पूरी तरह से पकड़ ले, पांचवें बुजुर्ग ने अपने टाइगर गोलेम से कहा, जो गायब होने से पहले उसके साथ लिपट गया। इस तरह से टियर 5 जानवर पिंजरे में घुस गया, क्योंकि वो अभी भी कोई महत्वपूर्ण हरकत करने से डर रहा था, क्योंकि ये टियर आध बाघ गोलेम को नाराज कर सकता था, जो हमेशा उस पर अपनी नजर रखता था, यहां तक कि जब वह सो रहा होता था। उस दिन से एलेक्स को अपना खुद का बीस्टियल गोलेम बनाने में रुचि हो गई, क्योंकि बाघ द्वारा उत्सर्जित जंगली आभा ने उसे आकर्षित कर लिया था। और इसी तरह टुकड़ा टुकड़ा करके एलेक्स अपने मन में उस गोलेम की छवि गढ़ रहा था जिसे वह चाहता था। उसने सुनिश्चित किया कि उसकी मानसिक शक्ति स्थिर रहे, क्योंकि उसने वह छवि चित्रित की जो वह चाहता था। उसने अपने मन में रूपरेखा उकेरने के लिए लगभग हर चीज गाई। बालों और शरीर की रूपरेखा के संबंध में एलेक्स ने सभी विवरणों पर ध्यान दिया, यहां तक कि उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि 8 पैरों की क्रॉस चेकिंग हो, क्योंकि वह चाहते थे कि सब कुछ सही हो। वह जिस प्राणी की कल्पना कर रहा था, उसके शरीर में धात्विक ऊर्जा की तरंगे भेजता रहा। वो उन सभी भावनाओं, सार और सहज ज्ञान को, जो उसने टियर 5 मकड़ी जानवर से सीखे थे, अपनी छवि में भेजने का प्रयास कर रहा था। लगभग 15 मिनट की इस प्रक्रिया के बाद एलेक्स को बिना कुछ किए संघर्ष करते हुए देखने वाले लोगों ने अंततः उसे मुस्कुराते हुए देखा। ऐसा लगता है कि एलेक्स ने पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है, ग्रैंड एल्डर ने स्थिति पर टिप्पणी की, क्योंकि वह अभी भी हवा में तैर रहा था और उसे जो कुछ हो रहा था उसकी बेहतर समझ थी। दिखावा करो, मुखिया ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन बाकी बच्चे उसकी बातें सुन नहीं पाए। आखिरकार बड़े बुजुर्ग ने पहले ही उस क्षेत्र में
अपनी ध्वनिक क्षेत्रीय कुशलता का प्रयोग कर दिया था ताकि वे एलेक्स का ध्यान न भटकाए। इसलिए वह दूसरों से बात करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह भेजे जा रहे टेलीपैथी संदेश की आवृत्ति को भी प्रभावित कर सकता है, जब तक कि वह व्यक्ति उसके क्षेत्र में है। एलेक पर ध्यान दो, बूढ़े आदमी ग्रैंड एल्डर ने कुलपति से कहा, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन दोनों में से कौन बूढ़ा दिखता है, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एलेक्स पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि चीजें गर्म होने लगी। एलेक्स ने पहले ही अपने हाथों को हिलाना शुरू कर दिया था। विभिन्न हस्त संकेत कर रहा था तथा अन्य हस्त मुहरें हवा में लटक रही थी, क्योंकि हवा के चारों ओर पृथ्वी के सभी तत्व एलेक्स की ओर आने लगे थे। और एलेक्स ने अपने अंतरिक्ष थैले से काले धातु का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे सील संरचना के बीच में फेंक दिया। क्या आप भी कर सकते हैं? आपको कौन सा प्यारा सा छोटा सा फूड टैटू चुनना चाहिए? हर ब्यूटी। धीरे धीरे मकड़ी के पैरों ने आकार लेना शुरू कर दिया, क्योंकि लोहे की धातु का उपयोग पैरों को बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि उसका मन और नियंत्रण धातु को उस आकार में मोड़ने के लिए मजबूर कर रहा था जो वह चाहता था। जब उन्होंने एलेक्स को गोलेम बनाने के लिए लोहे का उपयोग करते देखा तो वे सभी चौंक गए। ये सामान्य ज्ञान था कि उचित रूप से तैयार किए जाने पर लोहे के गोलेम सबसे मजबूत गोलेम थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही देखा कि एलेक्स का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि पृथ्वी के तत्व बड़े लोहे के मकड़ी के पैरों के ऊपर आकार लेने लगे थे। पहले तो वे ये देखकर भ्रमित हो गए कि क्या हो रहा है, लेकिन बाद में मकड़ी के पैरों के ऊपर एक सुंदर महिला की रूपरेखा बनने लगी। ये इतना सुंदर था कि पृथ्वी के तत्वों से निर्मित होने के बावजूद ये किसी प्राचीन यूनानी शिल्पकला के आदर्श मूर्तिकार जैसा प्रतीत होता था, क्योंकि इसके शरीर का प्रत्येक विवरण पूर्णता के साथ तराशा गया प्रतीत होता था। लड़कों के मुंह खुले हुए थे, क्योंकि वे उस चीज को देख रहे थे जिसे वे अपने जीवन की सबसे सुंदर रचना मान रहे थे। नंगी छाती जल्द ही पृथ्वी के कवच से ढक गई, क्योंकि एलेक्स ने अपने मन और पृथ्वी के तत्वों को नए गोलेम की ओर डालना जारी रखा। नए गोलेम पर एक तेज रोशनी पड़ी और वह आसमान की ओर चीखा, मानो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हो और अपने जन्म की घोषणा कर रहा हो। चीखते हुए एक बड़ी शॉक वेव का सामना किया गया। कितनी मजबूत उपस्थिति है, आर्थर चिल्लाया। और डिंग, सिस्टम ने पता लगाया है कि आपने एक कैप्टन स्तर का गोलेम बनाया है। अद्वितीय क्षमता, जागृति जारी रखने के लिए अपर्याप्त मन। जागृति प्रक्रिया पूरी करने के लिए 5000 सिस्टम पॉइंट का भुगतान करें। YN। जैसे ही एलेक्स ने यह देखा, वो बहुत खुश हुआ और बिना समय बर्बाद किए उसने जल्दी से अपना स्टेटस टैब मंगवाया और अपने सिस्टम पॉइंट्स बैलेंस की जांच की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके पास जागृति में मदद करने के लिए पर्याप्त है। स्थिति टैब। नाम एलेक्स गॉर्डन्स। जाति मानव। स्तर 20। स्तर 1 शिखर। अगले स्तर तक अनुभव 5077 बटा 30,000। गुण शक्ति 45 + 15। चपलता 45 + 15। धीरज 40 + 15। मन 0 बटा 2500। आत्मीयता पृथ्वी उच्च प्लस अग्नि उच्च प्लस। उपलब्ध अंक 42। सिस्टम अंक 5678। आपके लिए व्यक्तिगत प्रस्ताव। ये पुष्टि करने के बाद कि उसके पास पर्याप्त सिस्टम पॉइंट बचे हैं, उसने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सिस्टम पर हां विकल्प डाला तथा धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। उसे अभी अभी एहसास हुआ कि जब से वो ब्लड मून में शामिल हुआ है, उसे अपने आंकड़े अंक आवंटित करने का समय ही नहीं मिला है, जिससे वे 42 तक पहुंच गए हैं। वो बस सोच रहा था कि जब वह इन सभी को इनपुट करेगा तो वो कितना मजबूत हो जाएगा। उसे लगा कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 5वें बुजुर्ग के साथ युद्ध या प्रशिक्षण में नहीं था। इस दिन वह भूल गया कि उसे अपनी ताकत भी बढ़ानी है, लेकिन उसने अपना मन स्पष्ट कर लिया, क्योंकि उसने ये सब अपने दिमाग में पीछे रख लिया था, क्योंकि उसने जल्द ही अपने आंकड़े बढ़ाने की योजना बनाई थी।
पांचवें बुजुर्ग के साथ प्रशिक्षण के बाद वो अपनी मानसिक ऊर्जा के लिए अधिक अभ्यस्त हो गया, जिससे उसका दिमाग स्पष्ट हो गया और उसके खिलाफ कोई भी मानसिक हमला कमजोर हो गया। जैसे ही उसने जानवर को देखते हुए काफी प्रगति की, सिस्टम पॉइंट्स जल्द ही कम हो गए क्योंकि उसके शरीर से एक सफेद रोशनी सीधे गोलेम के शरीर की ओर प्रवाहित हुई। फिर भी उसके अलावा किसी को भी वह सफेद रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। आखिरकार वो फिर से एक कंगाल साधक बन गया था, क्योंकि अब उसके पास आपात स्थिति के लिए पर्याप्त सिस्टम पॉइंट नहीं थे और उसे युद्ध क्षेत्र की याद आने लगी। परिवर्तन तब पूरा हुआ जब प्रकाश गोलेम में समा गया, जो हवा में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। टी टाई, ये एक टियर 2 गोलेम है, पैट्रियार्क ने आश्चर्य से कहा। तभी एग्नेस, जो उसके बगल में थी, ने सुना कि एलेक्स के पास एक और टियर 2 गोलेम है और वह सदमे से बेहोश हो गई। हालांकि अब वह एलेक्स की बहुत बड़ी प्रशंसक थी, लेकिन इससे उसकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वो अभी भी भविष्य में एलेक्स को हराना चाहती थी। वो हमेशा कहती थी कि केवल प्रभावशाली लोगों का पीछा करके ही वो अपनी साधना में उल्लेखनीय प्रगति कर पाएगी। हालांकि जब वह अभी भी टियर एक जादूगर क्षेत्र की सीमा पर थी, तब उसे एलेक्स के पास एक और महत्वपूर्ण शक्ति प्रतीत हुई। इससे उसे खुद को प्रतिद्वंदी कहने में भी शर्म आने लगी, जिसके कारण जब उसने टियर 2 गोलेम सुना तो वह तुरंत बेहोश हो गई। पांचवें एल्डर की नजर गोलेम के दायरे पर नहीं, बल्कि गोलेम पर ही थी। एल्डर की आंखों में उनके आश्चर्य का भाव छिपा हुआ था, लेकिन यह इतना स्पष्ट था कि कुलपति और महाबुजुर्ग जैसे विशेषज्ञों की नजरों से बच नहीं पाया। पांचवें बुजुर्ग के दिमाग में तरह तरह के विचार चलने लगे। क्या वो उस प्राणी को जानता है जिसे उसने अभी अभी बनाया है, या वो असफल रहा? क्योंकि अगर वह जानता भी है तो ये तो अजीब बात है। मुझे कहना होगा कि उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज थी, यहां तक कि गोलेम भी मेरी बिल्ली से ऊंचे दर्जे का लग रहा था। मैं केवल उसे चेतावनी दे सकता हूं। पांचवें बुजुर्ग ने मन ही मन अपने आप से कहा, जैसे ही उसने उन्हें कुछ विशेष प्राणियों के बारे में चेतावनी दी जिन्हें वे बनाने से बचना चाहेंगे। जबकि पांचवें बुजुर्ग चिंतित थे, एलेक्स ने अपने नए सबसे अच्छे खिलौने की जांच करने की कोशिश की। अरैक्निड राजकुमारी गोलेम। नाम, स्तर 21 उन्नत किया जा सकता है। क्षेत्र निम्न टियर 2। पथ लेसर हाइव क्वीन। पद कैप्टन। शक्ति 40। चपलता 48। सहन शक्ति 40। मन 10,000 विशेष शक्तियां लघु जाले का शासक। बीस्टियल फैक्टर X। विशेष कौशल तीव्र प्रजन स्तर 1। बेसिक ब्लेड महारत स्तर 1। वेब हेयरफेयर स्तर 1। निम्न स्तरीय मकड़ी गोलेम समन 10/10 विभिन्न प्रकार की मकड़ियों को उत्पन्न करने में सक्षम, लेकिन अब केवल एक प्रकार को उत्पन्न करने में सक्षम है क्योंकि ये एक टियर गोलेम है। ये मध्य स्तरीय गोलेम दायरे में पहुंचने पर मकड़ियों की विभिन्न प्रजातियों को उत्पन्न करने में सक्षम होगा। एक गोलेम जो ज्ञान और कुशल शिल्प के सावधानीपूर्वक संचय के कारण बनाया गया था, जो इसे एक असाधारण गोलेम बनाता है। ये एक कप्तान रैंक का गोलेम भी है, जो एक गोलेम जादूगर के लिए अंगों की तरह है, क्योंकि वे बिना पराजित हुए एक ही क्षेत्र में दुश्मनों के एक छोटे समूह को अकेले ही ले सकते हैं। वे गोलेम की उत्पत्ति के वर्गीकरण में प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। अ डेमन अरैक्निड कवच पूर्ण सेट। पीक टियर 2 और चपलता +100 और शक्ति +50। वो धीरज +30। अर्चन राजकुमारी स्पाइडर गोलेम का सारा जादू 30% कम हो गया है 2। मन पुनर्जनन +100%। अधिकांश हथियारों की तुलना में अरैक्निड जाल को अधिक मजबूत और तेज बनाए। एलेक्स अपने नए गोलेम आंकड़ों से बहुत प्रभावित हुआ और आंकड़ों से उसने देखा कि गोलेम युद्धप्रिय टाइटन के प्रकार से भिन्न था, क्योंकि यह शक्ति श्रेणी का गोलेम नहीं था। लेकिन फिर भी
एक टियर 2 गोलेम एलेक्स के लिए एक टियर 2 गोलेम ही था, और वह अपनी प्रगति से खुश था। उसे याद था कि जब टाइटन ने टियर 2 गोलेम क्षेत्र में प्रवेश किया था और सभी ने उसे गोलेम पद का प्रतिभाशाली व्यक्ति कहना शुरू कर दिया था, लेकिन एलेक्स ने कभी भी उनके साथ समान विचार साझा नहीं किए, क्योंकि उनका मानना था कि प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने से ऊपर के लोगों से लड़ सकता है और फिर भी विजेता के रूप में शीर्ष पर आ सकता है। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि यदि उन्हें गोलेम प्रतिभाशाली कहा जाना चाहिए तो उन्हें एक ऐसा गोलेम बनाना होगा जो उनसे एक संपूर्ण क्षेत्र ऊपर हो। हालांकि टाइटन उस श्रेणी में फिट बैठता है, लेकिन एलेक्स उसे अपनी प्रतिभा नहीं मानता, लेकिन सिस्टम की मदद से वो इससे इनकार नहीं करता क्योंकि ये उसकी ताकत का हिस्सा है। लेकिन उनका मानना था कि गोलेम पथ प्रतिभा 5वें एल्डर की तरह थी, जो टियर 6 जादूगर क्षेत्र में रहते हुए भी टियर 7 के सर्वश्रेष्ठ बाघ की तरह अपने क्षेत्र से ऊपर गोलेम बनाने में सक्षम थे। ये एक अद्वितीय गोलेम पथ जादूगर के रूप में उनके समर्पण और कौशल को दर्शाता है, लेकिन उसके सामने ये प्रमाण था कि वह अपने अग्रज से कमतर नहीं था। परिणाम से ठीक पहले उसे उस प्रतिभाशाली नाम से सहज महसूस करने की आवश्यकता थी जिसे वे उसे बुलाते थे, क्योंकि उसने अंततः एक टियर 2 गोलेम बनाया था, जबकि वह सिर्फ एक टियर 1 जादूगर था। यह सिर्फ एक निम्न टियर गोलेम हो सकता है, लेकिन यह उसके कई महान आविष्कारों में से पहला था। अगर बाढ़ से देख रहे उसके परिवार को पता होता कि वह क्या सोच रहा है, तो जाहिर था कि वे उसे बुरी तरह पीटने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। एलेक्स गोलेम पद का सबसे बड़ा जीनियस था जो 6 अनोखे गोलेमों को नियंत्रित करता था, और वह संतुष्ट नहीं था। अगर उसे ऐसा लगता तो उन्हें अपने कमजोर हुनर पर गर्व करने की भी जरूरत नहीं थी। एलेक्स ने नए गोलेम को देखा, जो अभी भी अपनी वफादारी दिखाने के लिए उसके सीने पर अपना दाहिना हाथ रखे हुए था और सामने के मकड़ी जैसे पैर घुटनों के बल झुके हुए थे। ओह, तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, अब तुम उठ सकते हो, एलेक्स ने कहा। नहीं, मुझे अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, स्वामी, अरकनेड ने कहा। ओह, मैं ये कैसे भूल गया, एलेक्स ने खुद से कहा, जैसे ही उसने गोलेम के लिए कोई उचित नाम सोचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग में कोई सुराग ही नहीं आ रहा था। आखिरकार वो केवल अपना पहला पशु गोलेम बनाने के लिए तैयार था और उसने इसका नामकरण करने के बारे में नहीं सोचा था। किसने सोचा होगा कि वो बहुत बुद्धिमान एक कप्तान रैंक गोलेम उत्पन्न करेगा। वो एक नाम भी चाहता था, जिससे वो मुश्किल में पड़ गया। एलेक्स को इस बात का अफसोस था कि उसे नाम रखने की इतनी खराब समझ है। उसने 5वें एल्डर की ओर देखा, जो अभी भी गोलेम के बारे में उलझन में था। उसने उस बुजुर्ग को अपनी सबसे अच्छी पिल्ला जैसी निगाहों से देखा और उसे अपना नाम सुझाने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। जब 5वें बुजुर्ग ने एलेक्स की अभिव्यक्ति देखी, तो वो पहले से ही उसके इरादों को समझ गया। नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे नाम रखने की समझ कमजोर है और मुझे लगता है कि ये परिवार में चलता है, क्योंकि तुम्हें खुद नाम रखने में बहुत मुश्किल हो रही है, 5वें बड़े ने कहा। प्लीज, एलेक्स ने अपने बच्चे की आवाज में कहा, क्योंकि वो बड़े से थोड़ी मदद लेने के लिए दृढ़ था। बड़े ने एलेक्स को इतना जिद्दी देखा और गलत धारणा बना ली, क्योंकि उसने सोचा कि एलेक्स केवल उसे अपने शिक्षक के रूप में सम्मानित करना चाहता था, जिससे कि वह उसे अपने द्वारा बनाए गए पहले जानवर के गोलेम का नाम देने की अनुमति दे सके। दूसरी बार सोचा, क्यों न इसे स्पाइडर क्वीन कहा जाए। 5वें बुजुर्ग ने सोचा कि कुछ तो अच्छा है। अब मुझे समझ में आया। क्या मिला? मेरा मानना है कि मुझे इसका नाम हाइव क्वीन रखना चाहिए, एलेक्स ने कहा, क्योंकि उसे लगा कि वह 5वें एल्डर के सुझाव से प्रेरित था। 5वां बुजुर्ग, क्या फर्क है, तुमने तो मेरा ही आइडिया चुरा लिया, 5वां बुजुर्ग सोच रहा था। तुम्हें हाइव क्वीन कहा जाएगा, एलेक्स ने गोलेम की ओर इशारा करते हुए कहा। धन्यवाद गुरु, अरकनेड ने उत्तर दिया, क्योंकि उसकी स्थिति अपडेट की गई थी। अरकनेड राजकुमारी गोलेम। नाम हाइव क्वीन। स्तर 21,
उन्नत किया जा सकता है। क्षेत्र निम्न टियर 2। पथ लेसर हाइव क्वीन। पद कैप्टन। शक्ति 40। चपलता 48। सहन शक्ति 40। मन 10,000 10,000। विशेष शक्तियां लघु जाले का शासक। बीस्टियल फैक्टर एक्स। बाढ़ से झांकती भीड़ ने अंततः अंदर आने का निर्णय तब लिया जब उन्हें एहसास हुआ कि एलेक्स आखिरकार आ चुका है और उनकी उपस्थिति को फिर से व्यवधान नहीं माना जाएगा।